जैसे सरकार की जितनी भी बैकलॉग वैकेंसीज हैं वो पूरी नहीं हो पाई। जैसे सीजीएल अटक जा रहा है, पीजीटी में धांधली हो जाती है, जूनियर इंजीनियर में धांधली हो जाती है। और एक आंकड़ा ये है कि 4,88,000 पद में 2,88,000 पद झारखंड में खाली है। ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। जरूरत से ज़्यादा उत्साह दिखा करके, ताली बजवा करके नेतागिरी करने की जरूरत अब यहाँ नहीं है। यहाँ जरूरत है पढ़े लिखे लोगों को जो इस भावना को जानते हैं कि यहाँ की समस्याओं को कैसे यह सम्मान योजना ये एक कबूतर को दाना डालने वाला है और हम अपने जितने भी हमारे झारखंड वासी हैं, मैं ये बताना चाहूँगा कि आप कबूतर नहीं हैं, आप बाज हैं। अगर कोई पिंजरा भी डालता है तो पिंजरा लेकर उड़ने की हिम्मत रखिए। आप मीडिया के सभी साथियों का मेरा झारखंडी जोहार, सबको प्रणाम, नमस्कार। बोकारो के फुसरों में आज हम इस बात की आधिकारिक घोषणा कर रहे हैं कि सुशासन दल के अध्यक्ष आदरणीय रामकिंकर पांडे जी अपने तमाम साथियों के साथ और जो भी अपने संगठन के उनके तमाम पदाधिकारी हैं, संगठन की जो अपनी रूपरेखा है उसका विलय झारखंड बचाओ क्रांति सेना समिति में कर रहे हैं। और हम लोगों ने इस बात की आवश्यकता महसूस की कि अगर झारखंड को एक नई दिशा देने के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और अगर हमारी लड़ाई एक है, हमारी विचारधारा एक है, हम समान लक्ष्यों और उद्देश्यों को लेकर के अपना संघर्ष अगर जारी रखे हैं तो हमें एक साथ आना चाहिए। और लगभग 5-7 बैठकों के दौर के बाद इस बात पर सहमति बनी कि झारखंड के लिए हम लोग साथ मिलकर कदमताल करेंगे और साथ संघर्ष करेंगे। तो आज से हम लोग एक हैं, अब एक संगठन में हम लोग मिलकर काम करेंगे और झारखंड के लिए संघर्ष करेंगे। सर जी, 20 दिन के आपकी पार्टी के बने हुए 20 दिन लगभग हुए हैं, तो 20 दिन में आपने 7 बैठक की? जी, लगातार मतलब रामकिंकर पांडे जी की टीम के साथ लगातार 5 से 7 बैठकें हुई। हमारे घर पे आए, मैं इनके समक्ष आया और लगातार इनकी टीम के साथ बैठक हुई। ज्ञान पड़ी कि पहले आप पार्टी में थे, जयराम माधव की पार्टी में, अब आप अपनी नई पार्टी बनाए। आम आदमी पार्टी में उस वक्त इसलिए था क्योंकि इंडिया अगेंस्ट करप्शन के बाद वो पार्टी बनी थी और उस वक्त ऐसी परिस्थितियां बनी कि उन लोगों ने एक मौका दिया हमें चुनाव लड़ने का और इसके लिए मैं आभार भी प्रकट करता हूं। और जब झारखंड की पूरी राजनीति को समझने की कोशिश हुई तो उस आंदोलन के शुरुआती चरण से मैं था। जब 24 दिसंबर 2021 से उस आंदोलन की शुरुआत हुई तो शुरुआती दौर से था और जयराम जी उसके बाद आए थे। जयराम जी 10 जनवरी 2022 को आए थे और उसके बाद हम लोग संघर्ष किए। कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि मुझे अलग होना पड़ा और फिलहाल अब हम लोग एक नए सफ़र की तरफ हैं। आप लोग दोनों का लगभग नाम भी सेम है, उनका भी जेबी केस है, आपका भी जेबी केस? नहीं, उनका JLKM है जो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ऐसा नाम है और हमारा JBKS है जो झारखंड बचाओ क्रांति सेना समिति है। किन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ेंगे आप लोग? हमारी पहली प्राथमिकता झारखंड के विस्थापन के मुद्दों को लेकर के है। झारखंड में लैंड रिफॉर्म, विस्थापन, पुनर्वास, नियोजन, स्थानीयता, यहाँ के लोगों में स्किल डेवलपमेंट, रोजगार, इन्हीं तमाम विषयों पर हम लोग अपनी लड़ाई लड़ेंगे। हमारी प्राथमिकता के केंद्र में हमारी झारखंड की माटी को बचाना और यहाँ के लोगों को रोजगार देना, इन्हीं विषयों पर हम लोग अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे। सर, बेरोजगारी के बारे में आपका क्या कहना है? मैंने तो अभी कहा, स्किल डेवलपमेंट, रोजगार, बेरोजगारी, इन्हीं सारे विषयों पर हम लोग अपना पूरा एक जो केंद्र है अपनी लड़ाई का उसी में रखेंगे। चाहे वो निजी क्षेत्र की कंपनियों में हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में जो हम लोग कह रहे हैं, और चाहे वो सरकारी क्षेत्र की बात हो। अभी जैसे सरकार की जितनी भी बैकलॉग वैकेंसीज हैं वो पूरी नहीं हो पाई। जैसे सीजीएल अटक जा रहा है, पीजीटी में धांधली हो जाती है, जूनियर इंजीनियर में धांधली हो जाती है। और एक आंकड़ा ये है कि 4,88,000 पद में 2,88,000 पद झारखंड में खाली हैं। कुछ पदों को भरा गया, लेकिन जब भी परीक्षाएं हो रही हैं तो एक अनियमितता हो रही है और इस कारण से यहाँ के नौजवानों में एक बड़ी नाराज़गी है और हम लोग लगातार सीजीएल को लेकर के भी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। तो सरकार की जितनी भी वैकेंसीज पूरी नहीं हो पाई है, हम इस सरकार से मांग करते हैं कि उसको जितना जल्द हो सके वो पूरा करें। सर, क्या कारण रहा होगा जैसे सीजीएल का क्वेश्चन पेपर लीक हुआ? एक सिंडिकेट है ब्यूरोक्रेसी के लेवल पे, इस बात की हम लोग मतलब महसूस करते हैं। ऐसा कुछ जो एविडेंस मिलते हैं, सूचनाएँ मिलती हैं और इसको अगर पिछले 28 जनवरी के परीक्षा का पत्र आप देखेंगे जो लीक हुआ था तो आयोग ने खुद स्वीकार किया था कि तथ्यों से इस बात की पुष्टि होती है कि प्रश्न पत्र लीक हुआ है, इसलिए इस परीक्षा को रद्द किया जाता है। हेमंत सरकार तो स्वीकार नहीं कर रहे थे। पिछली बार आयोग ने स्वीकार किया था और आयोग ने स्वीकार करते हुए परीक्षा को रद्द किया था। इस बार की जो परीक्षा हुई है, इस बार की परीक्षा में वो एविडेंस छात्रों से मांग रहे हैं, लेकिन हमने इस पर अपना जवाब दिया है कि सरकार की अपनी एजेंसी होती है, उसके पास अपनी ACB है, अपनी जांच एजेंसी है, सरकार अपनी SIT बना सकती है।
और अगर सरकार सक्षम नहीं है इस जांच को करने में तो एक अनुशंसा करनी चाहिए कि इसकी जांच अब सीबीआई करेगी। तो सरकार इस जांच का जिम्मा सीबीआई को दे दे अगर सरकार असमर्थ है तो। पेपर गिरोह पे केस ना करके जो छात्र आंदोलनरत थे उन छात्रों पर केस कर दिया है, 14 नामजद और 1000 अज्ञात छात्र। जी, पिछली बार भी इसी तरीके से हुआ था और पिछली बार अभ्यर्थियों पर ही केस हुआ, इस बार भी अभ्यर्थियों पर केस हुआ। पिछली बार एक सरकार ने एसआईटी बनाई, उस एसआईटी पर भी कुछ नहीं हुआ। तो इसलिए इस बात को समझने की ज़रूरत है कि सरकार पर जब भी एलिगेशन लगता है, आयोग पर जब भी एलिगेशन लगता है, वो छात्रों की तरफ एफआईआर करके उसका रुख मोड़ देते हैं। आप भी लगता है जैसे सीजीएल के एग्जाम देने गए थे? जी बिल्कुल, मैं सीजीएल का दिखाई दिए थे रूम में। जब मैं वहाँ पर एग्ज़ाम लिखने गया था तो उस कमरे में तो उस तरीके की कुछ चीज़ों को मैंने नहीं देखा, लेकिन जो छात्र शिकायत लेकर के आए, रांची के कुछ कोचिंग संस्थानों के शिक्षकों से हमने बात की कि क्या आधार है, तो उन लोगों ने कुछ ऐसे आधार बताए हैं जिससे इस बात की आशंका होती है कि प्रश्न पत्र कहीं ना कहीं लीक हुआ है। दूसरी बात कि जिस एजेंसी को काम का जिम्मा दिया जाता है, जिसको सरकार ब्लैकलिस्टेड कर देती है, उन कंपनियों को दूसरे नाम से वैसे लोग ही फिर से लेकर के आते हैं और टेंडर डालते हैं। तो इसके कारण से हमने कहा था कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS है, बहुत विश्वसनीय एजेंसी है, उससे आप परीक्षा कराइए, लेकिन सरकार इस तरह की कोई भी पहल पर विचार नहीं कर रही है। ये खुद से बताता है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। आगामी विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार उतारने लगेगी। जी, हम लोग चुनावी राजनीति में कदम रखेंगे और हम लोग फ़िलहाल सीटों का विश्लेषण कर रहे हैं, किन सीटों पर हमारे प्रत्याशी हो सकते हैं, और इस बात का आपको पूरा भरोसा दिलाते हैं कि बहुत मजबूती के साथ जिन सीटों पर भी हम लोग चुनाव लड़ेंगे, बहुत मजबूती के साथ हम लोग लड़ेंगे। कुछ सीट का विवरण दे देते हैं। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के तमाम 5 सीट पर प्रत्याशी हो सकते हैं। गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में हमारे प्रत्याशी हो सकते हैं। बेरमो का जी बिल्कुल बिल्कुल हो सकते हैं। बेरमो से भी जाएंगे, बेगोनिया से भी जाएंगे, बिल्कुल गिरिडीह शहर से भी जाएंगे। इन सभी सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। आप ये समझ लीजिए कि उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर मिलाकर बहुत सारे सीटों पे हम मैक्सिमम सीटों पे लड़ेंगे। पलामू प्रमंडल में भी हमारा प्रयास जारी है और आज चूँकि हम लोगों का विलय की प्रक्रिया शुरू हुई है, तो आज से हम ऑथेंटिक रूप से साथ काम करेंगे। हालांकि हमने तभी समन्वय बना लिया था और समन्वय बनाने के साथ ही काम शुरू हो चुका था। जो आपने एक सवाल किया कि 20 दिन में 7 मीटिंग कैसे हुई, तो ऐसा है कि 20 दिन में 20 गुना 24 घंटे में आप समझ लीजिए कितना समय मिलता है आपको काम करने के लिए। जब आपको काम करने की इच्छा हो तो आप कई राउंड काम कर सकते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, कटाक्ष करने की बातें नहीं हैं। सबसे बड़ी सीरियस स्थिति ये है कि आप जहाँ बैठे हैं, आप मीडिया बंधु जिस जगह पर बैठे हैं, यहाँ आप दुर्गति में जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं, आप अपने से सवाल कर लीजिए और फिर हमसे सवाल कीजिए कि हम ऐसा क्यों उपक्रम कर रहे हैं। यहाँ स्थापित पार्टियों ने जिस तरह से लूटा, आपको कोयला भी लूटा और कोयला कर्मियों को भी लूटा। आज आउटसोर्सिंग कंपनियां क्यों हावी हो गई, सरकारी नौकरियां क्यों समाप्त हो गई, कौन देन है? 24 साल से ये जो यहाँ सत्तासीन हो गए हैं, उन लोगों को सोचना चाहिए ना कि कैसे काम करना चाहिए। कोलियरी उजड़ रही है, आप सबका रोजगार खतरे में है, तो आपको सोचना पड़ेगा, करना पड़ेगा। संजय जी में एक बहुत ही अच्छी ओजस्वी तेज हमने देखा कि ये काफ़ी समझ रखते हैं, प्रबुद्ध हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, बेमतलब की बात नहीं करते हैं, बेमतलब की आक्रोश नहीं दिखाते हैं, दिशाहीन आक्रामकता नहीं दिखाते हैं, समझ बूझ कर बात रखते हैं। ऐसे युवाओं को हम नहीं अगर आगे लाते हैं तो फिर हम अंधकार की ओर जाएंगे झारखंड को लेकर। तो हमें झारखंड में अपनी राजनीति की रोटी नहीं सेकनी है, हमें भविष्य की राजनीति तय करनी है, अपने आने वाली पीढ़ियों को राजनीति देनी है। तो हमने उसके लिए ये प्रकरण किए और सुशासन दल ने पूरे विश्वास के साथ संजय जी के साथ आने का मन बनाया और आज इस छोटी सी सभा के दौरान हमने आपसे स्पष्ट कर दिया कि हम सब संजय जी के साथ हैं। संजय जी अगुवाई करें, सांगठनिक रूप से हम सब मदद करेंगे इनको और संजय जी से आग्रह भी करेंगे कि आप जो जनादेश आपको लोकसभा में मिला है उसकी मान प्रतिष्ठा रखते हुए आप विधानसभा में अपनी उम्मीदवारी रखें और हम सब पूरी तैयारी के साथ आपको विधानसभा भेजना चाहते हैं। वो किस प्रकार रखेंगे? कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संजय मेहता जी ने साथ देखिए, ये संजय मेहता जी का विचार है। अब संजय मेहता जी लोकनायक बनने जा रहे हैं।
तो लोगों के भावनाओं का कद्र भी इनको करना पड़ेगा। इनकी बातें थी कि ये नहीं लड़ना चाहते हैं, चूँकि जिस तरह के परिवेश इनके साथ बने, जिस तरह का माहौल बना इनके साथ पूर्ववर्ती पार्टियों में, तो इन्होंने कहा कि अभी लगता है मुझे और काम करना चाहिए, चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। लेकिन हमें लगा कि नहीं, ऐसे अगर तेज और मेधावान लोग नहीं जाएंगे विधानसभा में तो नॉन मैट्रिक जाएगा, कोई इंटर फेल जाएगा और फिर वो ड्रामा करेगा, उसको कोयला लूटना है, उसको लोहा चोरी करना है, और ऐसे ही लोग जाकर राज करेंगे, हमारे सिर पे आके बैठ जाएंगे। तो उनको रोकने के लिए ऐसे लोगों को आगे करना ही है हमें, और हम जिद करेंगे इनको चुनाव में आने के लिए। ये हमारा प्रयास होगा, हम सबका प्रयास होगा। बारे में देखिए, मैं राजनीति में से आने से पहले सरकारी सेवा में था, शिक्षक था। बहुत सारी समस्याओं से रोज़ रूबरू होता था गांव में, क्योंकि मेरी गांव में पोस्टिंग होती थी। बच्चों की पढ़ाई की स्थिति देख करके हमें लगा कि हम अपने डिपार्टमेंट में जो बैठ कर के रो रहे हैं समस्याओं को लेकर, इससे बेहतर है कि राजनीति में जाकर इसको सुधारने का प्रयास किया जाए। तब हमने राजनीति की ओर कदम रखा। बेरमो से मैंने चुनाव लड़ा, बाबूलाल जी ने हमें टिकट दिया था बेरमो विधानसभा से, और उसके बाद हम सब भाजपा में चले गए थे उनके साथ। भाजपा में 4 साल रहने के बाद महसूस हुआ कि क्षेत्रीय समस्याओं के प्रति वैसी संवेदना वहाँ के नेताओं में नहीं देखी जा रही थी, क्योंकि क्षेत्र में छोटी छोटी समस्याएं हैं और विधानसभा लेवल पर वही लोग जाते हैं समस्याओं को लेकर जो बिल्कुल ही एकदम ज़मीन से जुड़ी समस्याएं हैं। लोकसभा क्षेत्र में जाते हैं लोग बड़ी समस्याओं को लेकर। तो जब बड़े दल जो होते हैं, जो राष्ट्रीय स्तर के होते हैं, उनको सालों भर चुनाव लड़ना पड़ता है, वो वर्ष भर चुनाव की तैयारी में बिजी रहते हैं। अब मान लीजिए कांग्रेस है, बीजेपी है, ऐसी पार्टियों के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है कि आज कर्नाटक में चुनाव है तो कल केरल में है, परसों जम्मू कश्मीर में है, उसके बाद हरियाणा में है, बिहार में है, झारखंड में, वो लगी रहती हैं चुनाव की तैयारियों में, तो विकास के नहीं लगे। और उसके सारे नेता डिप्लॉय होते रहे। मैं उत्तर प्रदेश में प्रभारी रहा कई विधानसभा का, बंगाल में प्रभारी के रूप में गया। अब बताइए कि मैं बेरमो विधानसभा से चुनाव लड़ता, अब यहाँ से चुनाव लड़ा और मैं यहाँ नहीं काम किया। मैं काम क्या कहा, बंगाल में जाकर के, उत्तर प्रदेश में जाकर के। भाई बताइए वहाँ के समस्याओं से मैं क्या कर लेता, वहाँ के लोगों को मैं कैसे मोटिवेट करता कि तुम हमको वोट दो। जहाँ के लिए हम समस्याओं को जानते हैं, जिस समस्याओं में हम पैदा हुए, जिस समस्याओं से जूझ रहे हैं, वहाँ काम करने के लिए हमको राजनीति में मौका मिलना चाहिए। भाजपा को चाहिए था कि हमें अपने क्षेत्र में काम कराए, लेकिन यहाँ क्या है कि फोटोबाजी और फोटो सेशन के चक्कर में नेता भी देश दुनिया दौड़ते रहते हैं। ये एक बड़ी गलत परिपाटी है बड़ी पार्टियों की। तो हमने कहा कि नहीं, अब इसे हमें क्षेत्रीय लेवल पे सॉल्व करना होगा, और क्षेत्रीय स्तर पर हमने हमारे साथ हमारे जो पदाधिकारीगण हैं विभिन्न दलों से आए। आजसू से मैक्सिमम लोग टूट कर आए, चूँकि आजसू एक क्षेत्रीय स्तर पर पार्टी बनी थी, लेकिन वो धीरे धीरे अपने काम से चूक गई। वहाँ परिवारवाद हावी हो गया, वहाँ एक ही समुदाय के लोगों की वर्चस्व है। तो ऐसे में धीरे धीरे सबका मन टूटने लगा, और वो हम लोगों ने एकजुटता बनाई और एक सुशासन दल नाम का स्थापना किया, और लोकसभा में हमने एक प्रतिभागी भी उतारा गिरिडीह लोकसभा। विधानसभा क्षेत्र के बारे में क्या ख्याल है? मैं 2021 में कुल्टी विधानसभा का प्रभारी था, और निरसा कुल्टी बिल्कुल बॉर्डर है नदी का, बिल्कुल निरसा के ही लोग जाकर वहाँ चुनाव प्रचार हमारे साथ कर रहे थे, और कुल्टी के लोग बंगाल में हिंदी भाषी ज़्यादा थे तो निरसा से ज़्यादा सहयोग मिलता था। निरसा के कम सभी नेता वहाँ पहुँचे हुए थे, हर दल के नेता वहाँ रह रहे थे। निरसा सबसे बड़ी बात है कि वहाँ कोलैबोरेशन है 2 जगहों का, एक तो कोल एरिया है और दूसरा ग्रामीण क्षेत्र है। ग्रामीण क्षेत्र की समस्याएं अपनी है, कोल एरिया की समस्याएं अपनी है। अब वहाँ जो है लेफ्टिस्ट का ज़्यादा शासन रहा, फॉरवर्ड ब्लॉक का शासन रहा, या फिर मार्क्सिस्ट का शासन रहा। तो इस तरह से वो लोग जो पार्टियां हैं वो युवा नेताओं को कभी तरजीह नहीं दिए, युवाओं को कभी समस्याओं को लिए नहीं, ऑर्थोडॉक्स तरीके से बने रहे। और धीरे धीरे क्या हुआ कि उन लोगों ने लीड तो किया, लेकिन कोई डिलीवरी नहीं वहाँ हुई। में कोयला भी है, पानी भी है, मगर अभी तक घर घर पानी जो पहुँचाने का वादा था सरकार द्वारा, अभी तक कोई कुछ नहीं कर पाया। नहीं, ये निरसा का नहीं समस्या है, ये समस्या बेरमो का भी। आप जहाँ खड़े हैं सेम समस्या, यहाँ भी कोलियरी क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है। न गाँव में आपको साइड नदी मिलेगा, न कोलियरी क्षेत्र में पानी मिलेगा। आप निरसा और यहाँ के समस्याओं को एकदम एक ही समस्या, दोनों में कोई अंतर नहीं है। दोनों की समस्याओं को निदान का तरीका यही है कि जब तक यहाँ के इंडिजेनस पार्टियां नहीं लीड करती हैं, और लीड करें मतलब ये नहीं कि अपना रोटी सेके, तो ऐसे में क्या है कि नई पीढ़ी के लोग महसूस कर रहे हैं इन चीज़ों को, चूँकि वो पलायन कर रहे हैं, उनको मजबूरियां यहाँ से बाहर भेज रही हैं। वो बाहर से जब
मौका लगता है, अपने गांव आते हैं तो लगता है यहाँ सब सुविधा होती तो मुझे घर छोड़कर नहीं जाना पड़ता। आप लोग सर अभी कितने सीटों से लड़ेंगे, अभी क्या लगता है? देखिए, अभी तो हम लोग चूँकि आज ही आधिकारिक रूप से घोषणा किए हैं विलय का, तो अभी हम लोग कई मीटिंग करेंगे और फिर सभी जगह देखेंगे कि हमारे कहाँ अच्छे कैंडिडेट्स हैं, किन किन क्षेत्रों से कहाँ कहाँ अच्छे कैंडिडेट आएंगे, तो हम लोग उस पर तय आप करेंगे। लोग कैंडिडेट हैं? बिल्कुल धनबाद से हम लोग कैंडिडेट देने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल निरसा से भी हम लोग देने का प्रयास कर रहे हैं कि निरसा एक बहुत ही टिपिकल जगह है, वो बॉर्डर इलाका है, वहाँ घुसपैठ का भी इलाका है, तो वहाँ बंगाल से जो भी घुसपैठ होता है वो सीधे निरसा में सबसे पहले शेल्टर पाता है। और इधर से जो माफियागिरी होती है, कोयला का खनन होता है, वो उस तरफ चला जाता है। तो वो सब हम लोगों को नज़र में है और हम लोग एक बढ़िया प्रशासन व्यवस्था भी दुरुस्त करें, इसके लिए हम लोग नए नेतृत्व की ओर जाना चाहेंगे। और संजय जी चूँकि एक प्रतिभावान व्यक्ति हैं, काफ़ी ऊर्जा से ओतप्रोत हैं, काफ़ी पढ़े लिखे हैं, और चूँकि यहाँ क्या हो रहा है ना, एक आपको एक कल्चर बताते हैं इन क्षेत्रों का, खास करके धनबाद, गिरिडीह, बोकारो, हजारीबाग का कुछ क्षेत्र, रामगढ़ का कुछ क्षेत्र, इन क्षेत्रों में क्या होता है कि कोलियरी के कारण बहुत सारे लोग माइग्रेट हो गए हैं, विस्थापित हुए हैं, और उनके पास आज के समय में रोज़गार नहीं है, उनकी ज़मीन भी चली गई है और रोज़गार के अभाव में वो जी रहे हैं। तो उनको कोई भी थोड़ा लालच देता है, उसकी तरफ झुक जाते हैं। अब कोई आता है कहेगा हम तो ये कर देंगे, क्रांति ला देंगे, ये फैला देंगे, बलवा मचा देंगे, उसके तरफ लोग चले जाते हैं उम्मीद की भावनाओं से। और वो क्या करता है कि फिर किसी बड़े दल से कुछ ना कुछ अपना सिस्टम बना करके कमाता खाता है और उसकी नेतागिरी उतने में सिमट जाती है और लोग ठगे जाते हैं। तो ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत से ज़्यादा उत्साह दिखा करके, ताली बजवा करके नेतागिरी करने की ज़रूरत अब यहाँ नहीं है। यहाँ ज़रूरत है पढ़े लिखे लोगों को, जो इस भावना को जानते हैं कि यहाँ की समस्याओं को कैसे निपटा जाए। क्या समस्या, आखिर मान लीजिए हमारा कोयला जा रहा है, ट्रांसपोर्ट यहाँ से होकर जा रहा है, कोयला से जुड़े हुए उद्योग यहीं क्यों नहीं लग रहे हैं? यहाँ से बाहर क्यों जा रहा है? अगर यहीं बड़े से बड़े सेक्टर लगते, जैसे एक बोकारो स्टील प्लांट के बाद ऐसा कोई बड़ा स्टील प्लांट यहाँ क्यों नहीं लगा? यहीं बगल में पिटरवार में मित्तल आया, उसको भगा दिया यहाँ की सरकारों ने। पब्लिक ने ज़मीन देने को तैयारी कर ली थी, ज़मीन दे चुकी थी पब्लिक, उसके बावजूद मित्तल यहाँ नहीं बैठ पाया। कारण क्या है? कारण यह है कि ये जो छुटभैये नेता जो आक्रामक रूप दिखाते हैं ना, जो ड्रामा करते हैं, एक्टिंग करते हैं माइक के सामने और कैमरे के सामने, ये लोग क्या करते हैं, वहाँ जाकर कंपनियों से कहते हैं कि हमको इतना % दो और तब तुमको हम यहाँ पब्लिक मूवमेंट में सहयोग करेंगे, अदरवाइज पब्लिक को उखाड़ करके हम तुमको हटा देंगे। तो ये ड्रामेबाजी से अब बचाना होगा झारखंड को। ऐसे ड्रामेबाज नेताओं को हटाना होगा। पढ़े लिखे लोगों को लाइए, संवेदनशील लोगों को लाइए, जो लीड करे, जो आने वाली पीढ़ी के अनुसार लैस करे इस झारखंड को। यहाँ TCS क्यों नहीं बना रहा है अपना कंसल्टेंसी सेंटर? उसको बनाना चाहिए था, क्योंकि यहीं उसका सबसे बड़ा उपक्रम है टाटा में, यहीं से वो जन्म लिया है उद्योग में, और यहीं छोड़ करके वो पुणे में जाकर लगा देता है, वो कहीं और जाकर लगा देता है। यहाँ क्यों नहीं लगाता है? लोग यहाँ क्यों नहीं उसको प्रश्रय दे रहे हैं? अब देखिए, अभी के ज़माने में छोटे छोटे जॉब के लिए, छोटे छोटे किसी भी चीज़ के लिए भ्रष्टाचारी ले रहे हैं, घूस ले रहे हैं किसी भी बात पे। उसमें आप अगर आपकी सरकार रही तो क्या करते? देखिए, सरकारें कैसे काम करते? देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि जो बीमारियां चल रही हैं उसमें अगर आप पेन किलर देते रहेंगे तो यही बीमारी बढ़ी रहेगी और लास्ट में वो विकराल रूप लेकर के मौत के स्तर तक लाती है। अभी क्या है कि योजनाएं कम हैं, संसाधन को ठीक से यहाँ सदुपयोग नहीं किया जा रहा है, बाहर आउटसोर्स कर दिया जा रहा है। तो उसमें जब तक हम एक बड़ा उपक्रम यहाँ नहीं लाते हैं, मल्टी डाइवर्सिटी का हम यहाँ उद्योग नहीं लगाते हैं, तो फिर हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट खड़ा करेंगे? थोड़े से एम्प्लॉयमेंट है, लोग ज़्यादा बेरोजगार हैं। अब इसमें माफिया, दलाल ये सब कमा रहे हैं, अधिकारी भी खुले मन से कमा रहा है, अधिकारी नेता को पैसा खिला। मैं जिस विभाग से आता था, मैं बता देता हूँ दावे के साथ, नाम नहीं लूँगा उस मिनिस्टर का, चले गए हैं ऊपर, उन्होंने हमारे अधिकारियों से महीना बंधवा लिया था, अब वो अधिकारी टीचर से वसूलता था। तो ये जो चेन चल रहा है, इसको रोकने के लिए अब एक नए तबके को आना होगा, और हम जैसे लोगों को जब तक नहीं मौका देगी पब्लिक, तब तक उसका सुधार भी संभव नहीं लग रहा है। मान लीजिए आप अभी सरकार चला रहे हैं, ठीक है, तो आप कैसे रोकथाम करेंगे? देखिए, सिस्टम को डेवलप किया जाता है। आज से 50 साल पहले सरकारी उपक्रम ही काम करते थे और वहाँ इंस्पेक्टिव अथॉरिटी ईमानदार थी, तो जब इंस्पेक्शन करने जाती थी वो काम की क्वालिटी चेक करती थी, ना कि अपना कमीशन। तो जब तक आप इंस्पेक्टिव अथॉरिटी को मजबूत नहीं करेंगे, उसको लाइबल नहीं बनाएंगे, रेस्पॉन्सिबल नहीं बनाएंगे, तब तक आप ये सुधार नहीं कर सकते। आप किसी इंस्पेक्टर की पोस्टिंग और दरोगा की पोस्टिंग 50 लाख 25 लाख रुपया लेके करेंगे और कहेंगे कि कानून व्यवस्था सुधर जाए, संभव ही नहीं है। उसके लिए ईमानदार लोगों को लाना होगा सत्ता में, और तब
ना वो खाएंगे ना खाने देंगे, और तब जाकर के सुधार शुरू। तो झारखंड बचाओ क्रांति सेना जो समिति है, जो क्रांति लाएंगे, तो आप लोग कैसे क्रांति लाएंगे लोगों में? जी, सबसे पहले तो आपको और आपके सारे दर्शकों को झारखंडी जो है, देखिए क्रांति हम हर स्तर पर लेकर आना चाहते हैं। वो रोजगार हो, वो पलायन की समस्या हो, वो जो निजी कंपनियों में जो हमारे युवा हो उनके रोजगार की जो प्राथमिकता हो, वो जो सीटें जो रिजर्व होनी चाहिए, तो इन सब सारे क्षेत्रों में वो हर एक शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, जितने भी सेक्टर है, तो हर चीज़ों में हम कुछ ना कुछ नया रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं और उसके माध्यम से फिर हम एक क्रांति उजागर करेंगे झारखंड में। क्या लगता है झारखंड डेवलप होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। हम और आपके जैसे युवा अगर मिलकर झारखंड इस राज्य के संपन्नता और नवनिर्माण के बारे में सोचेंगे तो बिल्कुल होगा। जैसे निरसा क्षेत्र के में भी बताया गया था, तो निरसा क्षेत्र में क्या सोचे आप? देखिए, सिर्फ निरसा क्षेत्र की सोच नहीं है, हमारी जो सोच है, हमारी पार्टी की जो सोच है और जो परिकल्पना है, वो पूरे झारखंड राज्य के लिए है। वो निरसा हो, हजारीबाग हो, कोडरमा हो, जितने भी, वो हर एक प्रखंड, हर एक गांव, हर एक कस्बे के लिए हमारा जो हमारी और हमारी पार्टी की जो सोच है। जी, स्टूडेंट अभी जेएसएससी सीजीएल लीग के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जेएसएससी कार्यालय में, उसमें आपका क्या कहना है? देखिए बिल्कुल सही कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी विडंबना ये है कि सीजीएल में आप देखिए, एक तो आप एग्ज़ाम ले रहे हैं ऑफलाइन, ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम नहीं ले रहे हैं, और उसके बाद आप इंटरनेट कट आउट कर देते हैं। इस चीज़ का आप क्या तर्क देंगे? दूसरी जो चीज़ें हैं कि पेपर का सील खुला होने के बाद जो उनके पदाधिकारी हैं ये बयान देते हैं कि सील तो खुला होगा बट चोरी नहीं हुई या पेपर लीक नहीं हुआ। ठीक है, जैसे कि अभी देखिए गरीब है, अमीर है, सब कोई सीजीएल एग्ज़ाम देने जाते हैं, और ज़्यादातर गरीब बच्चे अपना मेहनत से पढ़ते हैं और उसके बाद सुनाया जाता है कि सीजीएल का एग्ज़ाम पेपर लीक हो गया। 5 सालों में अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ, सीजीएल का बस एग्ज़ाम हुआ है। तो अभी तक झारखंड सरकार इस पर सोच तो नहीं रहा है। क्या हो सकता है उज्जवल भविष्य के लिए? क्या होगा उज्जवल भविष्य? कभी नहीं होगा स्टूडेंट के लिए। तो आपकी अगर विचारधारा क्या रहेंगे, झारखंड सरकार को आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार के लिए हमारा ऐसा है कि हम जो जितने भी हमारे झारखंडी भाई बहन, माता बहन हैं, उनके लिए संदेश है कि आप ऐसी सरकार को ना चुनें जो हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो उनके रोजगार के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। यह सम्मान योजना ये एक कबूतर को दाना डालने वाला है, और हम अपने जितने भी हमारे झारखंड वासी हैं, मैं ये बताना चाहूँगा कि आप कबूतर नहीं हैं, आप बाज हैं। अगर कोई पिंजरा भी डालता है तो पिंजरा लेकर उड़ने की हिम्मत रखिए। तो सरकार जो आएंगी तो कैसे नीति लाएंगे आप? देखिए, हम लोग और हमारी जो पार्टी है वो बिल्कुल झारखंड के नवनिर्माण के लिए काम करेगी। हर डिपार्टमेंट, वो आप एग्रीकल्चर उठा लीजिए, एजुकेशन उठा लीजिए, आप स्वास्थ्य उठा लीजिए, आप रोजगार उठा लीजिए, हर डिपार्टमेंट के लिए एक्सपर्ट टीम होगी। एक चीज़ आपसे पूछ रहे, ठीक है, मान लीजिए अभी आपका सरकार चल रहा है, सीजीएल का क्वेश्चन आपके सरकार में ही लीक हो गया, तो आप किस तरह से मतलब स्टूडेंट को आश्वासन देंगे कि ये जो सीजीएल का जो क्वेश्चन है लीक नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है? कैसे आश्वासन देते हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि अगर हमारी सरकार रहेगी तो ये जो समस्या है ये हमारी सरकार में नहीं आएगी। हम इन सब पहलुओं पे बिल्कुल मजबूती के साथ डट कर खड़े रहेंगे, और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी के साथ परीक्षा को कराया जा सकता है उस चीज़ को सुचारू रूप से कराया जाएगा। और हम अगर सत्ता में रहते, हमारे लोग रहते हैं, हमारी पार्टी रहेगी, तो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होने नहीं देंगे। जैसे कि अभी सीजीएल का लीक हुआ, क्या लगता है ये राजनीतिक मुद्दा है कि ऐसे लीक किया जा रहा है किसी के द्वारा? देखिए, ये राजनीति मुद्दा क्या, ये तो आप समझिए पूंजीवादी मुद्दा है। लोग पैसे के लुभावन में लोग लूट रहे हैं, वो सत्ता में बैठे लोग हो या पदाधिकारी हो। हमारे वीडियो में कमेंट आता है, बहुत सारे कमेंट आते हैं कि कोई बोलता है कि सीट बिक गया है, कोई बोलता है कि सीट सरकार बेच रहा है। क्या लगता है ये सर कैसे नीति लगा रहे हैं? देखिए, जो वर्तमान समय है, वर्तमान समय में ये जो पूरा एक सिंडिकेट बना हुआ है जहां लोग पैसों पे नौकरियां खरीद रहे हैं और पैसों पे लोग नौकरियों को बेच रहे हैं, तो इसलिए हमारा ये झारखंडी जनमानस से ये आग्रह है कि अब जो विधानसभा का जो चुनाव है उसमें आप अपने प्रतिनिधि को पूरी तरीके से देख लें, टटोल लें, ठोक बजा लें, उसके बाद ही चुनें। कुछ दिन पहले तो जैसे कि हेमंत सरकार ने पेपर में दिया था कि अगर किसी भी स्टूडेंट को अपनी त्रुटि है पेपर जाँच के लिए तो कृपया आप अपना जाँच जेएसएससी में करवा सकते हैं। क्या ये संभव है? देखिए, ये बिल्कुल लुभाने वाली बातें हैं, स्टूडेंट्स को भटकाने वाली बातें हैं, जो चीज़ धरातल स्तर पर हो ही नहीं सकता है। ठीक है, आप सिर्फ जो छात्रों का जो आक्रोश है, आंदोलन है, और जो कि बिल्कुल सही भी है, उन सब चीज़ों को भटकाने का काम कर रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। विचारधारा स्टूडेंट के प्रति क्या रहेगी?
देखिए, हमारी विचारधारा स्टूडेंट के प्रति ये रहेगी कि आप समझिए कि किसी भी राज्य का भविष्य जो होता है वो कहीं ना कहीं युवा के हवाओं के साथ चलता है, और स्टूडेंट का भविष्य सुचारू करना ये बहुत बड़ी प्राथमिकता है। स्टूडेंट दिन रात आप देख रहे हैं कि हर एक छोटे छोटे चीज़ों को लेकर वो एक तैयारी करता है अपना भविष्य को बनाने के लिए। लोग 4-4 5-5 साल लोग मेहनत कर रहे हैं, और एक पल में आप उनका सपना तोड़ देते हैं, और उसके बाद आप बैठे होते हैं और गैर जिम्मेवाना आप उस पर बयान देते हैं। तो हमारे आप अपना इससे पहले इंटरव्यू लिए थे आपका, आप तो देखे होंगे, कमेंट देखे होंगे, बहुत सारे कमेंट तो नेगेटिव भी आ रहे हैं, कोई पॉजिटिव भी आ रहा है कि जयराम महतो को मतलब गिराने का काम कर रहे हैं, आपको सीट में खड़ा करना चाहिए। कमेंट तो देखे होंगे, क्या देखिए, बात ऐसा है कि हम लोगों ने किसी को गिराने का काम नहीं किया है। जो चीज़ें होनी चाहिए उन नई चीज़ों के साथ हमने पहल किया है। जी, जयराम महतो के प्रति क्या आपके सोच डिफरेंट है? क्या डिफरेंट है दोनों में, क्या डिफरेंस? देखिए, उनके प्रति सोचने के लिए फ़िलहाल अभी हमारे पास समय नहीं है। नहीं, पार्टी ने काफ़ी देखिए तो अलग क्या उनकी सोच क्या रही होगी और आपकी सोच क्या होगी? देखिए, हमारा ये कहना है कि अभी फ़िलहाल उनका जो चुनाव चिन्ह है वो कैंची है। कैंची का काम काटना होता है, तोड़ना होता है। फ़िलहाल वो वही कर रहे हैं। कल आप देखेंगे, आपके पलामू के लोग कहेंगे और आपके संथाल परगना के लोग कहेंगे कि छोटा नागपुर वाले लोग जो हैं वो बाहरी हो गए हैं। छोटा नागपुर वाले कहेंगे कि संथाली जो है वो बाहर हो गए हैं। आप जवाब नहीं दे रहे जी, दोनों में क्या सोच रही होगी? वही मैं बता रहा हूँ ना, मैं वही आपको कुछ तो बता सोच रहा होगा ना हूँ। उसमें। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ आपको। देखिए, संजय जी जो हमारे पार्टी के केंद्र अध्यक्ष हैं, उनकी जो सोच है हर तरीके से परिपूर्ण है। हर विषयों में एक तरीके से सोचने की क्षमता है, लोगों को एक साथ लेके चलने की कला है। बट जिन दूसरे व्यक्ति के बारे में आप बात कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं वो उनके पार्टी कहीं ना कहीं लोगों को तोड़ने का काम कर रहे हैं, युवाओं को बरगलाने का काम कर रहे हैं। जी, थैंक यू सर। आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करना ना भूले। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।